वो दोस्तों का है दोस्त, यारों का है यार, जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के इकलौते सुपर हीरो क्रिश की। नमस्ते दोस्तों। सन 2000 में आई एक मूवी ने रातों रात धमाल मचा दिया था, बॉक्स ऑफिस पे पूरा कमाल कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं फिल्म कहो ना प्यार है की, जिसके जरिए ऋतिक रोशन रातों रात सुपरस्टार बन गया था। वो लड़का जिससे एक दिन पहले कोई जानता भी नहीं था, उसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे झंडे गाड़े थे कि रातों रात वो सुपरस्टार बन गया और अगले ही दिन उसे पूरी दुनिया पहचानने लग गई। मिलते नहीं हम तुम तो फिर बोलो क्या होता। सच बोलूं फिर अपना ख्वाब न पूरा होता। कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। सन 2000 में कहो ना प्यार है की डायरेक्शन की थी ऋतिक के ही पापा राकेश रोशन ने, जिसने कहो ना प्यार है की ये कामयाबी देखने के बाद ये सोचा कि अब एक और नया प्रोजेक्ट बनाना है। राकेश रोशन ने खुद कहा था कि ऋतिक के लिए वो कुछ अलग बनाना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं। तो फिर उनको आइडिया आया कि अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो एक एलियन पर बनाया जाएगा और उस फिल्म का नाम रखेंगे कोई मिल गया। तो कोई मिल गया रिलीज हुई 2003 में। बॉक्स ऑफिस में उसने भी बहुत झंडे गाड़े। सिर्फ इंडिया में इस फिल्म ने टोटल 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। 50 करोड़, जो कि उस वक्त के लिए मतलब 2003 के वक्त के लिए बॉक्स ऑफिस पर उसका मतलब ये था कि जैसे एक फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। अब जब कोई मिल गया बन रही थी तो राकेश रोशन और पूरी टीम को ये एहसास तक नहीं था कि यही कोई मिल गया आगे जाके एक सीरीज बनने वाली है, एक फ्रेंचाइज बनने वाली है, जो क्रिश फ्रेंचाइज बन के सामने आई। क्रिश फ्रेंचाइज उसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि 2006 में मतलब 3 साल बाद आई मूवी क्रिश, और 2013 में मतलब उसके भी 7 साल बाद आई क्रिश 3। मतलब 3 इसलिए क्योंकि ये क्रिश सीरीज का तीसरा भाग था। ये क्या है? काली चरण। जस्ट इमेजिन। कांट इमेजिन। कोई मिल गया की स्टोरी शुरू होती है एब नॉर्मल पैदा हुए रोहित मेहरा से, जो कि एक कार एक्सीडेंट की वजह से ग्रोन अप तो हो चुका था लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे के जैसा था। इसका फायदा उठा के उसकी स्कूल में बहुत रैगिंग होती है, बहुत उसे नीचा दिखाया जाता है, कोई उसे सीरियस नहीं लेता, उसे कहीं काम भी नहीं मिलता, वो जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाता। और ऐसे में एक एलियन का स्पेसशिप उतरता है और वो भी उसी जगह पे जहां पे रोहित मेहरा अपनी माँ सोनिया मेहरा के साथ रहता है। सोनिया मेहरा का रोल प्ले किया है फिल्म में रेखा ने। और कोई मिल गया में रोमांस होता है ऋतिक का मतलब रोहित मेहरा का प्रीति जिंटा के साथ। उतरता है तो उसमें से कुछ एलियन बाहर आते हैं, लेकिन दोबारा स्पेसशिप की तरफ सारे एलियंस लौटते हैं सिवाय एक के। एक जंगल में रह जाता है जो फिर रोहित मेहरा और प्रिया के हाथ लगता है, और वो दोनों फिर फैसला करते हैं कि उसे छुपा देंगे, क्योंकि नहीं तो अगर वो इंसानियत के हाथ लगा तो वो बेचारे को खतरा हो जाएगा और वो उसका चीर फाड़ करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या है और कहां से आया है। और इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए जादू जाते जाते मतलब अपने प्लेनेट जाते जाते अपनी अद्भुत शक्तियां रोहित को दे जाता है, जिसके जरिए रोहित का दिमाग ठीक हो जाता है और वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से भी और ज्यादा तेज और चालाक हो जाता है। फिल्म तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन राकेश रोशन को आइडिया आता है कि इस स्टोरी का सीक्वल बनना चाहिए, तो इसीलिए 2006 में आती है क्रिश, जो कि ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और रेखा स्टारर है। क्रिश ने बॉक्स ऑफिस पे कोई मिल गया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस वक्त के हिसाब से 72 करोड़ रुपए इंडिया के बॉक्स ऑफिस में कलेक्ट करना भी अपने आप में एक जादू ही था।
जिसकी वजह से ये मूवी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट में आ गई। क्रिश का जादू फिर ऐसा छाया कि इंडिया को रातों रात एक सुपर हीरो मिल गया। मतलब एक ऐसा किरदार जो कि इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड में तब तक के लिए किसी ने नहीं निभाया था, कभी नहीं हुआ था। हीरो तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन सुपर हीरो सिर्फ क्रिश ही था और है। क्रिश के गाने भी उसी तरह हिट हो गए जैसे कोई मिल गया का इधर चला मैं उधर चला, या क्रिश का आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, या फिर दिल ना दिया दिल ना लिया। और भी सारे गाने बहुत सुपर हिट हुए, अपना रंग जमा सके और आज भी सुने जाते हैं। इधर चला मैं उधर चला तो मेरे भी पर्सनल फेवरेट गानों में से एक है। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, वो भी हंसने लगी थी ये भी हंसने लगा था, दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। क्रिश की स्टोरी जब शुरू होती है तो पता चलता है कि रोहित मेहरा मर चुका है। मतलब शुरुआत में ऐसा लगता है कि रोहित मेहरा मर चुका है, और जो हमें दिखाया जाता है, जो क्रिश बनने जाता है, वो होता है रोहित मेहरा का बेटा, जो कि भी ऋतिक रोशन होता है। उसका लक्ष्य फिल्म में ये होता है कि किसी दुनिया में किसी इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पास स्पेशल पावर्स हैं, जो कि रोहित मेहरा के दिमाग ने उसे विरासत में दे दिए थे, जो कि असल में निकले थे एलियन जादू के जरिए। यही बात उसे छुपानी है। उसकी दादी को ये चिंता सताती है कि अगर ये शक्तियां दुनिया वालों के सामने आ गई तो उसके पोते को खतरा हो सकता है, मतलब उसके पोते की जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए वो अपने पोते से वादा लेती है कि ये वादे की सील कभी ना टूटे, किसी दुनिया में किसी इंसान को पता ना चले कि उसके पास कैसी अद्भुत शक्तियां हैं, जैसे कि पहाड़ियों के ऊपर से छलांग मारना, हाथ डाल के नदी में से मछली निकाल लेना, वगैरह वगैरह। इसी बात का अपनी दादी को वादा देने के बाद क्रिश पहुंचता है सिंगापुर में, जहां पे वो अपनी प्यार मतलब प्रिया के पीछे जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रिया सिंगापुर में रहती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि प्रिया उसे बुला क्यों रही है सिंगापुर। मतलब प्रिया एक जर्नलिस्ट होती है और एक बिजनेस टाइकून भी होती है, तो उसका मतलब साफ होता है कि वो क्रिश को और उसकी शक्तियों को स्पेशली दुनिया के सामने पेश करना चाहती है, ताकि उसके जरिए वो पैसे कमा पाए। और वहां पहुंच के सिंगापुर में क्रिश लगता है डॉक्टर आर्या के हाथ में, जो कि प्ले करते हैं नसीरुद्दीन शाह। जहां क्रिश को पता चलता है कि वो बहुत ही एक अद्भुत आइडिया के पीछे पड़े हैं और पड़े थे, जिसकी वजह से रोहित मेहरा के दिमाग को उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है, मतलब संभाल के रखा हुआ है। जिसका मतलब ये निकलता है कि रोहित मेहरा अभी भी जिंदा है। मतलब यहाँ पर क्रिश को पता चलता है कि उसका बाप, मतलब ऋतिक का बाप ऋतिक आज तक जिंदा है, लेकिन एक लेबर में फंसा हुआ है। उसका शरीर जिंदा है लेकिन उसका दिमाग फ्रीज किया हुआ है। फिर यहाँ से बात जाती है बदला लेने में। क्रिश के लिए मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है, वो सिंगापुर आया तो था प्रिया के लिए, लेकिन उसे अब अपने पिता को छुड़ाना है और डॉक्टर आर्या से बदला लेके उसे खत्म करना है। और क्रिश का ये महा सक्सेस देखकर राकेश रोशन ने सोचा कि इस सीक्वल को एक और सीक्वल देना चाहिए, मतलब एक पूरी फ्रेंचाइज बनानी चाहिए। जिसके कारण फिर उसके भी 7 साल बाद मतलब 2013 में आई क्रिश 3, मतलब पार्ट 3। और यहाँ पर स्टोरी कुछ क्रिंच हो जाती है। जैसे मुझे लगा कि क्रिश और कोई मिल गया की स्टोरी बहुत अद्भुत थी, बहुत कुछ नयापन था उसमें, बहुत देखने लायक था। देखने लायक क्रिश 3 भी है, बहुत अच्छी फिल्म है। उसने तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े थे, मतलब 175 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर लिए थे, जो कि अपने आप में फिर से एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो ये पूरी क्रिश फ्रेंचाइज एक ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में आ जाती है। लेकिन उसकी स्टोरी में ऐसा लग रहा था कि बहुत कोशिश की गई है कि इस स्टोरी को अंजाम ना दिया जाए, उसको आगे ले जाया जाए। क्रिएटिविटी के साथ स्टोरी को आगे ले जाया जा रहा है। ऋतिक मतलब बाप और बेटे दोनों यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्रियंका चोपड़ा
क्रिश की बीवी होती है, और रोहित मेहरा की बीवी जो कोई मिल गया में प्रीति जिंटा होने वाली थी फिल्म के आखिर में, वो दिखाया जाता है कि मर चुकी है। और साथ में रेखा जो कि क्रिश की दादी और रोहित मेहरा की माँ थी, वो भी मर चुकी है। क्रिश 3 का विलन एक दूसरा होता है, नसीरुद्दीन शाह। तो पार्ट 1 में मतलब क्रिश पार्ट 2 में मर गया आखिर में। तो फिर इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए राकेश रोशन ने आगे किया विवेक ओबरॉय को, जो कि काल की भूमिका निभाता है। और उसका एक तकिया कलाम बहुत मशहूर हो गया था, बहुत हिट गया था, बहुत फेमस हो गया था, जो कि काल की कायनात में वेलकम है। फिल्म में पता चलता है कि काल का मकसद होता है इंडिया या चाइना, मतलब कोई ऐसे मुल्क को लेना जहां पे आबादी बहुत ज्यादा हो और वहां पे एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलाना, ताकि लोग मरें और बहुत ही अशांति फैले। इस सारे कार्यक्रम में विवेक ओबरॉय का साथ देती है कंगना रनौत, जो कि एक गिरगिट के खून से बनाई जाती है लेबर के अंदर। कंगना की मदद से वायरस तो बहुत जल्दी फैलाया जाता है, और हमारे सुपर हीरो क्रिश का ये मकसद हो जाता है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाए और इस काल तक पहुंचे, ताकि पहले पता चले कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, और दूसरी ये बात ये पता चले कि वो है कौन। फिल्म के दौरान फिर अंजाम में पता चलता है कि वो काल जो है वो क्रिश का भाई है, मतलब उसी के खून से बनाया गया है, यानी कि रोहित मेहरा के खून से, मतलब इसके पिता के खून से, जिसकी वजह से ये दोनों भाई हो जाते हैं। फिल्म में एक डायलॉग बहुत मशहूर हो गया था कि काल बोलता है क्रिश को कि हम दोनों भाई हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि तुम पैदा हुए हो तुम्हारे माता पिता के प्यार की वजह से, और मैं पैदा हुआ हूं डॉक्टर आर्या के पागलपन की वजह से। कृष्णा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि कोई मरता नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम में और तुम लोगों की याद में, और तुम सब मेरे आशीर्वाद में। फिल्म के एंड में होती है एक अद्भुत लड़ाई, जहां पे क्रिश और काल बिल्डिंग्स तोड़ते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। बहुत सारा VFX यूज किया गया है फिल्म में, बहुत सारे VFX के काम हुए हैं। चाइना से IT स्पेशलिस्ट मंगाए गए थे, जो कि राकेश रोशन के साथ वो सारी सीन्स को डेवलप कर रहे थे और कार्टूनाइज कर रहे थे और एनिमेशन में भी बदल रहे थे। मरते तो वो हैं जो जन्म लेते हैं क्रिश, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मर भी नहीं सकता। बुराई में ताकत जितनी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। तो फिल्म खत्म होती है यहाँ पे काल की मौत के साथ। तो इसलिए मैं कहूंगा कि क्रिश का पार्ट 4 जो अभी अनाउंस किया गया है, ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 2026 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें जादू, प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, नसीरुद्दीन शाह जैसे बहुत बड़े दिग्गज कलाकार और कैरेक्टर अपनी वापसी करेंगे, यानी कि अपना कमबैक निभाएंगे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म अब ऐसी हो जाएगी कि क्रिश का फ्रेंचाइज तो वैसे ही डेवलप किया गया है। जब कोई मिल गया आई थी तो राकेश रोशन खुद नहीं जानता था कि इसके कितने पार्ट्स आगे बनने वाले हैं, लेकिन जब क्रिश 3 खत्म हुई तो सबको लगभग क्लियर हो चुका था कि पार्ट 4 भी कभी ना कभी आएगा सही। अभी 12 साल गुजर गए हैं, तो शायद कई लोगों को उम्मीद ना रही होगी कि इसकी फ्रेंचाइज का पार्ट 4 भी आएगा, ये फ्रेंचाइज और भी आगे जाएगी। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब पार्ट 4 आएगा तो थिएटर्स में आग लग जाएगी, थिएटर्स स्टेडियम में बदल जाएंगे, दोनों हाथों से उठ के तालियां बजाओगे, ये मेरा वादा रहा। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो मुझे अपने रिव्यूज के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि क्रिश 3 के गाने बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज किए गए थे। गॉड, अल्लाह और भगवान मेरा बहुत ही फेवरेट है। गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान,
रघुपति राघव राजा राम की अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत लोगों ने खिल्ली भी उड़ाई थी और बहुत लोग बहुत डेमोन्स्ट्रेशन में भी गए थे कि ऐसे गाने नहीं बनने चाहिए जो कि हमारे धर्म को, हमारे भजनों को गानों में कन्वर्ट कर देते हैं और जिस पे एक अफ्रीकन स्टार आके डांस कर जाता है। लेकिन इस गाने ने भी साबित कर दिया कि क्रिश फ्रेंचाइज के जो गाने बनते हैं वो सारे गाने सुपर डुपर हिट ही रहते हैं। चाहे कोई मिल गया देखो, चाहे क्रिश देखो, चाहे क्रिश 3 देखो, आपको एक बात जरूर पता चलेगी कि स्क्रीन प्ले बहुत ही खास निभाया गया है क्योंकि तीनों फिल्में लगभग 2.5 से लेके 3 घंटे की हैं, लेकिन किसी में ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबी हो गई है या कोई ऐसे सीन्स डाले गए हैं, ऐसे पैसेज डाले गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। जो डायलॉग हैं वो जरूरी है फिल्म को समझने के लिए, फिल्म को परखने के लिए, स्टोरी लाइन के अंदर रहने के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि कोई मिल गया का जादू ऐसा चला कि फिर जादू ने क्रिश बनाया और क्रिश का जादू ऐसा चला कि क्रिश ने काल को और महावायरस को हराया और क्रिश 3 का जादू ऐसा चला कि फैंस को आज तक इंतजार रह गया कि पार्ट 4 कब आएगी। दोस्तों, हीरो तो बहुत हैं बॉलीवुड में, लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब को ले लो, अमिताभ बच्चन साहब को ले लो, तीनों खानों को ले लो, अक्षय कुमार को ले लो, गोविंदा का एरा ले लो जिन्होंने 90s में और 2000s में धमाल मचा के रख दिया था। लेकिन सुपर हीरो आज तक बॉलीवुड में एक ही आया है, वो है ऋतिक रोशन। सुपर हीरो का कमाल जैसे हॉलीवुड हमेशा से दिखाता आया है, बॉलीवुड ने पहली बार दिखाया है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई कोई मिल गया से और तीनों फिल्मों की एडिटिंग कमाल की है, तीनों फिल्मों का जादू ही ऐसा है, तीनों फिल्मों का क्रेज भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर रिव्यू बनाऊंगा इस फ्रेंचाइज पे तो पूरी फ्रेंचाइज पे बनाऊंगा, ना कि कोई मिल गया पे अलग, क्रिश पे अलग और क्रिश 3 पे अलग या क्रिश 4 पे अलग। क्रिश 4 के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खास करके इस बात से कि जादू की एंट्री कैसी होगी, किस रूप में वो वापस आएगा और स्टोरी क्या बनाई जाएगी, उसे क्यों वापस लाया जाएगा। अगर ये देखो कि नसीरुद्दीन शाह और प्रीति जिंटा और रेखा मर चुके हैं इस स्टोरी लाइन में, तो हैरानी की बात होगी कि उनको कैसे वापस लाया जाएगा, किस रूप में। क्या फिल्म फ्लैशबैक्स में जाएगी या फिल्म फॉरवर्ड्स जाएगी और वहां पे दोबारा उनकी एंट्री होगी। मतलब ये बहुत अहम बात होगी इस फिल्म में फाइंड आउट करने के लिए। क्रिश 4 में सबसे बड़ी जो कमाल की बात होने वाली है वो ये है कि इस बार डायरेक्शन खुद डुग्गू ऋतिक रोशन ही ले रहे हैं। उनके पिता राकेश रोशन, मतलब उनकी तो अब बहुत उम्र भी हो गई है लेकिन वो फिर भी डायरेक्शन ले सकते थे, लेकिन ऋतिक ने कहा कि वो खुद अभी डायरेक्ट करना चाहते हैं और इस सीरियल को अपनी तरफ से, अपनी तरह से, अपनी मर्जी से और अपनी इमेजिनेशन से खत्म करना चाहते हैं, जो कि इस बात का संकेत भी दे सकता है कि क्रिश 4 क्रिश सीरीज का आखिरी पार्ट हो सकता है। काफी मजा आता है जब बहुत देर बाद एक ऐसी फिल्म आने वाली होती है जिसकी स्टोरी लाइन पे, जिसकी क्रेज पे और जिसकी इंस्टीट्यूशन पे बहुत बातें की जा सकती हैं, बहुत थियरीज बनाई जा सकती हैं। मतलब फिल्म ऐसी होगी या वैसी होगी, स्टोरी लाइन क्या हो सकती है, क्रिश किस रूप में आएगा, क्या करेगा इस बार, उसका मिशन क्या होगा, बहुत से सवाल दिमाग में उठते हैं। और ऐसे ही मजा आता है कि अगर कोई ऐसी फिल्म आए जिसपे बहुत सोचा जाए, बहुत दिमाग लगाया जाए, उसे कहते हैं दिमाग वाली फिल्म। एंटरटेनमेंट तो हर फिल्म देती है, एंटरटेनमेंट तो फिल्मों का पहला काम होता है, लेकिन जो फिल्म सोचने पर मजबूर कर देती है वो फिल्म मेरी नजर में तो अलग ही झंडे गाड़ देती है। धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से क्या है, पार्ट 4 से क्या है, आप क्या सोचते हो, स्टोरी कहाँ जाने वाली है। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी द रोशंस के ऊपर, जिसका नाम भी था द रोशंस। उसमें स्टोरी दिखाई गई है राकेश रोशन की फिल्म डेब्यू से लेकर आज तक की ऋतिक की फिल्मों तक के बारे में। मतलब सारी स्टोरी बताई गई है राकेश रोशन की, और ऋतिक रोशन कैसे सुपरस्टार बना सब दिखाया गया है। और वहां पे एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था राकेश रोशन का, जिसमें ये पूछा गया था कि कोई मिल गया में एक सीन था जहां पे ऋतिक बहुत परेशान हो जाता है स्कूल की रैगिंग से, और फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति से पूछता है कि तुम्हारे पास तो बहुत शक्ति है भगवान, कुछ शक्ति मुझे दे दो ताकि मैं भी इस दुनिया से लड़ सकूं।
तो उस पे राकेश रोशन ने कहा था कि ये उसकी अपनी स्टोरी बयान करती है, उसकी अपनी लाइफ स्टोरी बयान करती है, क्योंकि उसके साथ खुद ऐसा हुआ था कि जब वो एक्शन में गया था तो उनकी एक्टिंग नहीं चली थी, और फिर जब वो डायरेक्शन में गया था तो फिर डायरेक्शन नहीं चल रही थी। तो फिर राकेश रोशन ने मन मन में अपने भगवान से कहा था कि तुम्हारे पास तो बहुत शक्ति है, कुछ शक्ति मुझे दे दो। तो यही आइडिया उन्होंने कोई मिल गया में यूज किया था। काफी कमाल का सीन है वहां पे, तो देखने वाले को भी आंसू आ जाते हैं कि एक माइंड में एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का जो कि लगभग 25 या 30 साल का लग रहा है, एक बच्चे की दिमाग के साथ घूम रहा है, और उसका स्कूल में भी रैगिंग होती है। मतलब यहाँ से भी उसकी जिंदगी मुश्किल है, बीमारी भी है और उसकी रैगिंग भी होती है। वो कितना अपने आप से लड़ता है और भगवान से कैसे मिन्नत करता है कि मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दो, और फिर वो स्पेसशिप उतरता है जिसमें से जादू निकल के उसे शक्ति दे ही जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करना। इस बात की खुशी मुझे सबसे ज्यादा होती है। मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा आपका मनोरंजन करूं, ऐसी रिव्यूज बनाऊं जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, मनोरंजन भी हो और आपका टाइम पास भी हो, और आप दिल से देखो मेरी रिव्यूज। आपको फिल्मों की जानकारी देना चाहता हूं। अगर इसी दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं कुछ गलत बोल दूं या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे दूं तो माफी चाहता हूं, मुझे जरूर बताना। आपकी फीडबैक के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि मुझे सीखने का शौक है। मैं चाहता हूं हर रिव्यू में मैं पिछली रिव्यू से बेहतर बन के सामने आऊं। मेरी अगली रिव्यू तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना, अपने आसपास सफाई बनाए रखना। अगर कोई शिकायत करनी हो या कुछ मुझे बताना हो इस फिल्म के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा या टिकटॉक पे मिल जाऊंगा, या फिर यूट्यूब में कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। वरना आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय द मूवीज। देखो अपने आप को, तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, एक आम बेटा, एक कमजोर बाप। इंसान होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे पास है हर बाप का आशीर्वाद और हर बच्चे का प्यार।